डेट आज 23 जनवरी 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है निकाह हलाल। ये प्रीलिम्स और मेंस जीएस पेपर 1 और 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाई जाएगी और ये देखेगी कि पॉलीगैमी और निकाह हलाल जो मुस्लिम धर्म में प्रैक्टिस किया जाता है उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, क्या हमारे संविधान में इसको अनुमति दी जा सकती है या नहीं। तो क्या मतलब होता है निकाह हलाल का। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जब आएगा देखेंगे। अभी जानते हैं कि निकाह हलाल क्या है। निकाह का मतलब होता है, ये अरेबिक टर्म है निकाह और हलाल। निकाह का मतलब होता है मैरिज यानी कि शादी, और हलाला का मतलब होता है हलाल या हलाला परमिशन यानी कि मैरिज की परमिशन। निकाह हलाला का मतलब मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है। देखो मैन है कोई, यहाँ समझते हैं, मान लो ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, लेकिन इनका डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो गया इनका। लेकिन वाइफ चाहती है कि दोबारा उसी हस्बैंड से मैं शादी करूं दोबारा डिवोर्स के बाद, तो ये डायरेक्टली शादी नहीं कर सकते। क्या करेंगे, पहले वाइफ को ना किसी और थर्ड पर्सन से शादी करनी पड़ेगी। अब इस वाइफ ने थर्ड पर्सन से शादी कर ली और ये फिजिकल रिलेशनशिप बनाएंगे, कंज्यूमेट करेंगे शादी को। उसके बाद इस आदमी से डिवोर्स लेगी थर्ड पर्सन से ये वाइफ, और फिर दोबारा ये हस्बैंड से शादी कर सकती है। तो इसी जो परमिशन है शादी करने की परमिशन, वाइफ को दोबारा उसी हस्बैंड से शादी करने की परमिशन है, जो इसी प्रोसेस को बोलते हैं निकाला, ये निकाह हलाला। तो यही है इसमें निकाह हलाला। इसकी हमारे इंडिया में क्या कानून बने हुए हैं इसके लिए, और क्या कुरान में इसकी परमिशन है। देखो कुरान की बात करें तो होली कुरान में भी इसकी कोई मेंशन नहीं है, इसकी कोई परमिशन है नहीं, ऐसी कोई सेंसिटी नहीं है इसकी। अगर इंडिया में लीगलिटी की बात करें कोई कानून है या नहीं, ऐसा कोई भी कानून नहीं है। क्योंकि देखो जब इंडिया में 2019 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट ये पास किया था पार्लियामेंट ने, तो इसमें ट्रिपल तलाक को इनवैलिडेट कर दिया था। क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था और ट्रिपल तलाक को इनवैलिडेट कर दिया था कि ये अवैध है, ट्रिपल तलाक जैसा नहीं होना चाहिए कि 3 बार तलाक 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 बोल के मुस्लिम धर्म में लोग अपनी वाइफ को डिवोर्स दे सकते हैं। तो इसको इनवैलिडेट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद पार्लियामेंट ने कानून पास किया, तो अब ये लीगल नहीं है, हमारे इंडिया में वैध नहीं है। लेकिन इस एक्ट में निकाह हलाला के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, ये एक्ट साइलेंट है इसके बारे में। इस एक्ट ने सिर्फ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है जो उसको क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर किया था। ये अपराध है, अगर कोई तलाक 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 3 बार बोल के किसी अपनी पत्नी को तलाक देता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस में आएगा, यानी कि अपराध में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कान्हा टाइगर रिजर्व। ये प्रीलिम्स के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली न्यूज में था ये। एक स्टडी की गई इसमें और बहुत सारे एलियन इन्वेसिव प्लांट्स पाए गए। एलियन का मतलब होता है विदेशी, जो हमारे देश के ना हो। और एलियन ये वर्ड इसलिए भी यूज किया जाता है जो हमारे अर्थ पे ना रहते हों, लेकिन यहाँ पे प्लांट्स के लिए जब यूज किया जा रहा है कि हमारे कंट्री के ना हो, या कोई भी यूज करे उसकी कंट्री के वो ना हो कोई प्लांट्स। इन्वेसिव का मतलब होता है तेज़ी से फैलने वाले, और जो वहाँ पे मान लो हमारी जो नेटिव प्लांट है, हमारे मूल निवासी हैं प्लांट्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं, नेचुरली पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अगर उनको कोई प्लांट नुकसान पहुँचा रहा है यानी कि वो इन्वेसिव प्लांट्स है। तो ऐसे एलियन इन्वेसिव प्लांट्स पाए गए जो कान्हा टाइगर रिजर्व में डेट्रीमेंटल साबित हो सकते हैं, हानिकारक साबित हो सकते हैं। तो हमें इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि वो कौन कौन से प्लांट्स हैं जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स हैं ये देखो, लेंटाना कामारा, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना है लेंटाना कामारा या कैमारा, पार्थेनियम, हिस्टेरोफोरस, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ये देखो प्रीलिम्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी एक क्वेश्चन तो जरूर ऐसा पूछती है, आपको दे देगी ऐसे अजीबो गरीबो नाम, और उसमें पूछती है कि बताओ ये क्या हैं, प्लांट हैं या फिर बर्ड हैं या फिर किसी मंकी की प्रजाति हैं, या फिर ये कोई ऐसा दे देगा कि पेस्टिसाइड हैं या फर्टिलाइजर हैं, क्या हैं, खाद हैं या कीटनाशक हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये बस नाम आपको याद रखने हैं। और इसके देखो इसके साथ साथ और भी हैं 3-4 प्लांट, ये हैं ये अगेराटम, कोनिजोइडेस, पोगोस्टेमोन, बेंगा, ये बेंगालेंसिस, ये प्लांट्स भी हैं
इन्वेसिव प्लांट्स हैं ये भी। तो ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। और जो ये ऊपर वाले प्लांट्स हैं लेंटाना कैमरा वगैरह, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे हमारे इंडिया में, ब्रिटिश टाइम पे जब ब्रिटिश का राज हुआ करता था तब ये इंट्रोड्यूस किए थे। तो यही था इसके बारे में मेनली। और ये सॉइल को भी नुकसान पहुंचाते हैं, सॉइल को नुकसान पहुंचाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान होगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक। अच्छा, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व देखो मध्य प्रदेश में सतपुरा जो है वहाँ पे मैकाल रेंज में ये सिचुएटेड है। मैकाल की जो पहाड़ियाँ वहाँ पे है ये सतपुरा में। इसे इंडिया का हार्ट भी कहा जाता है क्योंकि बीचों बीच है ये कान्हा टाइगर रिजर्व। इंडिया का हार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इंडिया है उसके बीच में ये सिचुएटेड है, और पहाड़ ही बीच में ये पहाड़ी सिचुएटेड है। टाइगर रिजर्व जो ये है लगभग 940 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये भले ही आपको ये याद ना रहे कितने किलोमीटर में है, लेकिन ये याद रखना है कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है कान्हा टाइगर रिजर्व, मांडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है ये। और सबसे फेमस इसलिए जाना जाता है कान्हा टाइगर रिजर्व क्योंकि यहाँ पे साल फॉरेस्ट पाया जाता है, एवरग्रीन साल फॉरेस्ट। साल की लकड़ी जो होती है हार्ड वुड होती है, कठोर लकड़ी होती है। और देखो अभी तो लेंटर वगैरह यूज होता है घर बनाने में, इससे पहले गाटर डलते थे, पथरी डलती थी, और उन गाटर की जगह गाटर अब आयरन के लोहे के डलते हैं। लेकिन उनसे पहले जो लकड़ी के गाटर हुआ करते थे वो साल की लकड़ी के बनते थे, साल की बहुत मजबूत लकड़ी होती है ये। तो इसलिए भी फेमस है कान्हा टाइगर रिजर्व। फोना क्या पाया जाता है, फोना का मतलब होता है पशु पक्षी। देखो 12 सींगा पाया जाता है। 12 सींगा हिरन की प्रजाति है, इसके जो सींग होते हैं वो 12 होते हैं, लगभग 11-12 सींग होते हैं, इसलिए इसको 12 सींगा बोलते हैं। और ये यूपीएससी ने एक बार पूछा भी है कि हार्ड लैंड में 12 सींगा कहाँ पाया जाता है, वो कान्हा टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, एक बार यूपीएससी पूछ चुकी है। टाइगर पाए जाते हैं यहाँ पे, लियोपार्ड पाए जाते हैं, ढोल ऐसा होता है लोमड़ी की तरह का होता है, कुछ ऐसा कुत्ते की तरह का दिखाई देता है ढोल। बियर पाया जाता है, हिरन की प्रजाति है। गोर, इंडियन भैंसा, जैसे भैंसा होता है ना, भैंसा ऐसा गोर होता है। इंडियन पायथन, अजगर सांप के जैसा होता है इंडियन पायथन, ये पाया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज प्रोजेक्ट, रीहैब प्रोजेक्ट बोलते हैं शॉर्टकट में। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। चेयरमैन है अब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के। इसने रिसेंटली देखो जो मधुमक्खी पालते हैं ना, मधुमक्खी पालते हैं, वो एक डिब्बा होता है, बी बॉक्स बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कर्नाटक में, दक्षिण कन्नड़ में, यहाँ पे लोगों को 200 बी बॉक्स बांटे हैं। ये बी बॉक्स क्या काम करेंगे, बी बॉक्स मतलब जिसमें मधुमक्खी पालते हैं, ऐसे डिब्बे बांटे हैं वहाँ पे ताकि वो बी कीपिंग कर सकें। और भी बी कीपिंग इक्विपमेंट वगैरह बांटे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, रीहैब प्रोजेक्ट के अंदर। तो क्या है इसका मकसद, ये बी बॉक्स बांटे हैं। देखो ये एलिफेंट और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करेगा। होता क्या है, जैसे मान लो ये जंगल है, यहाँ पे एलिफेंट रहते हैं, और ये फॉरेस्ट के बाद में मान लो जहाँ फॉरेस्ट ख़त्म होता है, यहाँ इसके आसपास एग्रीकल्चर होती है, खेती करते हैं लोग। लेकिन एलिफेंट यहाँ से आते हैं जंगल से निकल के और इनके खेतों को नुकसान पहुँचाते हैं, खेतों को तोड़ देते हैं या खा जाते हैं। अब इससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि हाथियों का और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट, विवाद होता है। तो इसी को रोकने के लिए क्या होगा, जो ये बॉर्डर एरिया है फॉरेस्ट का, यहाँ पे बी कीपिंग की जाएगी, मधुमक्खी का पालन किया जाएगा। ये बॉक्स रखे जाएंगे यहाँ पे और मधुमक्खी पाली जाएंगी। इनसे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जो ये हाथी होते हैं ना, ये हाथी जो मधुमक्खी की आवाज़ होती है ना, साउंड आपने सुनी होगी, जो हनी बी होती है मधुमक्खी आवाज़ करती है कुछ वाइब्रेट टाइप की आवाज़, तो उसकी आवाज़ से ये हाथी भाग जाते हैं, डर लगता है इन्हें। तो यहाँ पे अगर ये बी कीपिंग करेंगे तो यहाँ पे अगर हाथी आएंगे, इनकी आवाज़ सुनेंगे मधुमक्खी की और वापस जंगल में चले जाएंगे। तो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो रिड्यूस होगा, नहीं होगा। तो बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के मानव में और एनिमल में ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सकेगा। ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का इनिशिएटिव है नेशनल हनी मिशन के अंदर। नेशनल हनी मिशन चलाया जा रहा है हनी का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमारे इंडिया में।
तो ये कमीशन है जो ये क्या है इसके बारे में और जान लेते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1956 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट बनाया गया, जिसके तहत ये बनाई गई ये बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, यानी कि सांविधिक संस्था। ये जो बॉडी है हमारे इंडिया में जो खादी इंडस्ट्रीज है रूरल इंडिया में, उसको ये विलेज लेवल पे प्रमोट करती है, उसका प्रमोशन करती है, ऑर्गेनाइज करती है, इम्प्लीमेंटेशन करती है। कोई ऐसे प्रोग्राम है जो खादी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए चलाया जा रहा है, तो इस तरह के प्रोग्राम, स्कीम्स, योजना, उनका प्रमोशन का काम करती है ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। एक बात और याद रखनी है, इसमें कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। इस मंत्रालय के अंदर काम करता है ये कमीशन। नेक्स्ट टॉपिक है महाबली फ्रॉग। ये भी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट का टॉपिक है। रिसेंटली एक प्रपोजल रखा कि महाबली फ्रॉग को ऑफिशियल टैग दिया जाए। जो केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड है, उसने ये रखा प्रपोजल, उसके सामने रखा गया प्रपोजल। ये है देखो महाबली फ्रॉग जो देख रहे हो, इसके जो देखो पीछे वाले पैर है ना, हिंड लेग बोलते हैं पीछे वाले पैरों को। ये फ्रॉग मेंढक के जो पैर हैं उनको हिंड लेग बोलते हैं, पीछे वाले पैरों। तो इसके हिंड लेग थोड़े छोटे होते हैं अगले पैरों की अपेक्षा, और जो बाकी के नॉर्मल फ्रॉग होते हैं उन नॉर्मल फ्रॉग की अपेक्षा इसके जो पैर हैं पिछले छोटे होते हैं, इसकी वजह से छलांग नहीं लगा पाता। ये महाबली फ्रॉग को देखो पिग नॉइज फ्रॉग भी बोलते हैं, और ये वेस्टर्न घाट में एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब है वेस्टर्न घाट का मूल निवासी है। और वेस्टर्न घाट कहाँ पे आपको पता है, गुजरात से लेके फैला हुआ है ये केरल तमिलनाडु तक। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये 6 स्टेट में फैला हुआ है पश्चिम घाट की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे ये एंडेमिक है। और जो ये फ्रैग है देखो, ये फ्रॉग है जो फ्रैग बोल रहा हूँ, फ्रॉग है जो मेंढक है, ये वेल एरेटेड सॉइल में रहता है। वेल एरेटेड सॉइल का मतलब थोड़ी लूज सॉइल होती है, जो थोड़ी लूज सॉइल। क्यों रहता है? क्योंकि देखो ये ज़मीन पे नहीं रहता है, ये ज़मीन के अंदर, जो मिट्टी के अंदर छुपा रहता है, मिट्टी के अंदर छुपा रहता है सालों साल। सिर्फ ये एक बार बाहर आता है, एक दिन के लिए। क्यों आता है? अंडे देने के लिए बाहर आता है, वरना सालों साल ये अंदर दबा रहता है, बरी रहता है। और इसकी पिछले लेग्स छोटी होती हैं, इसकी वजह से ये लंबी छलांग नहीं मार पाता है, इस वजह से अंदर ही रहता है ज़मीन के अंदर। ये खासियत बात है इसकी। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें नियर थ्रेटन्ड इसका कैटेगरी है। IUCN क्या कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये 1948 में बनाई गई थी। इसके बारे में पूरा डिटेल से जानना है तो आप इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके अलग से लेक्चर देख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कई बार UPSC ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है इससे। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दोनों पार्टिसिपेट करती हैं इसमें IUCN में, ताकि नेचर का वर्ल्ड वाइड कंजर्वेशन किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में। एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी का रेजोल्यूशन अभी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया और इंडिया ने भी इसको सपोर्ट किया। ये जो एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी के लिए एजुकेशन प्रमोट करने का काम करेगा रिजोल्यूशन। और जो लोगों में डिजिटल डिवाइड है, यानी कि कुछ लोग मोबाइल, कंप्यूटर, फ़ोन वगैरह चलाना जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते, तो ये जो गैप है इसको भी कम करने के लिए इसमें बात की गई है। एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी यानी कि जैसा इसके नाम में है, लोकतंत्र के लिए शिक्षा। तो ये लोकतंत्र से रिलेटेड जितने भी शिक्षा है, लोगों में अवेयरनेस उसके बारे में फैलाई जाए, डेमोक्रेटिक राइट के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, एजुकेशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, सिविक के और सिविक, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, लीगल, कल्चरल स्फेयर में जो सोसाइटी के हैं, इनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। यानी कि लोकतंत्र में क्या क्या अधिकार हो सकते हैं और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, इनके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए। किसी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या ड्यूटी हैं, सोसाइटी के लिए क्या क्या है, तो ये सब लोगों को बताया जाए, अवेयर किया जाए इनके बारे में। ये है एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। और देखो अभी 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था, इंडिया में केरल ने अपनी एक डिस्ट्रिक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है बताओ? वो कोलम डिस्ट्रिक्ट है, कोलम डिस्ट्रिक्ट।
यहाँ पे क्या है, कुछ ग्रुप बने हुए हैं लोगों के, वो घर घर जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल की कॉपी बांटते हैं और लोगों को, बच्चों को सिखाते हैं प्रियम्बल के बारे में, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना उसके बारे में सिखाते हैं कि संविधान में क्या क्या दिया हुआ है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, ताकि लोग उनके बारे में जानें, हमारे संविधान के प्रियम्बल के बारे में, और आपस में मधुर संबंध बने, लोगों में आपस में मेल जोल बढ़े। तो इसलिए इस डिस्ट्रिक्ट को, कोलम डिस्ट्रिक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया और हमारे भारत की पहली डिस्ट्रिक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट बनी है। नेक्स्ट टॉपिक है असम चाराईदेव मैदाम। देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है क्योंकि असमी भाषा में है ये वर्ड, चाराईदेव मैदाम। मैदाम बोलते हैं जो कब्रगाह होती है ना, कब्रगाह जिसमें लोगों को दबाया जाता है मरने के बाद, उसे बोलते हैं असमी भाषा में, बरियल ग्राउंड बोल सकते हो आप इंग्लिश में। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली तो, और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए, और हिस्ट्री का टॉपिक भी है क्योंकि अहोम किंगडम से रिलेटेड है ये। तो रिसेंटली क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भेजने वाली है यूनेस्को को प्रपोजल कि जो ये अहोम किंगडम की साइट है चाराईदेव मैदाम, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया जाए। और जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत स्थल का टैग अगर किसी साइट को, जगह को मिल जाता है, तो फिर उसके कंजर्वेशन पे स्पेशल ध्यान दिया जाता है। आपको पता ही होगा, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम ये। तो क्या है ये चाराईदेव मैदान? देखो ये इमेज में देख सकते हो आप, ऐसे ये बरेल ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत सारे रानी राजाओं की कब्र बनी हुई हैं, दबे हुए हैं वो। ये चाराईदेव मैदान है जो कॉमनली इसे पिरामिड्स ऑफ असम भी बोलते हैं, असम का पिरामिड। ये अहोम किंगडम की ओरिजिनल कैपिटल मानी जाती है, यानी कि उनकी राजधानी थी जब अहोम किंगडम का साम्राज्य हुआ करता था यहाँ पे, उसकी राजधानी माना जाता है इस प्लेस को जहाँ पे ये बना हुआ है। तो अहोम किंगडम का सिंबॉलिक सेंटर माना जाता है इसे, और कैपिटल। ये किसने बनाई थी? अहोम किंगडम के राजा थे जिसने अहोम किंगडम को बनाया भी था, फाउंडर थे, स्थापित किया था लगभग 1228 से लेकर 29 सीई में बनाया था। इनका नाम है चाओलुंग सुक्पा। ये राजा थे अहोम डायनेस्टी के, इन्होंने ही अहोम किंगडम की स्थापना की थी, इन्होंने इसको बनाया था चाराईदेव मैदाम को। कहाँ पे लोकेटेड है ये? जो नागालैंड है उसकी जो फुट हिल्स है वहाँ पे, और असम में जो शिव सागर टाउन है उससे 30 किलोमीटर की दूरी पे ये सिचुएटेड है। ये चाराईदेव है पिरामिड ऑफ असम क्यों कहा जाता है इसे? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे सैग्रेड बरियल ग्राउंड अहोम किम का रहा था ये, यानी कि यहाँ पे अहोम किम की रानी राजाओं की कब्रगाह बनी हुई है। और इनका अहोम्स का, अहोम्स मतलब अहोम किंगडम में रहने वाले लोग, अहोम्स, यहाँ पे उनका एंसेस्ट्रल गॉड्स का प्लेस भी माना जाता है, जो उनके पूर्वजों के भगवान थे उनका प्लेस भी माना जाता है। और लगभग यहाँ पे 42 टॉम बनी हुई हैं, 42 कब्रगाह बनी हुई है यहाँ पे अहोम किंगडम के रानी राजाओं की। आर्किटेक्चर कैसा है इसका? देखो ये आर्किटेक्चर जैसा हमने देखा डोमिकल सुपर स्ट्रक्चर है, थोड़ा हेमिस्फेरिकल माउंड है जो बना हुआ है, इस तरह का हेमिस्फेरिकल माउंड, डोमिकल स्ट्रक्चर। अहोम डायनेस्टी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1228 से लेकर 1229 के बीच में लगभग ये ब्रह्मपुत्र वैली में चाओलुंग सुक्पा ने इस डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था, बनाया था। लगभग 600 साल इसने राज किया था, 6th सेंचुरी तक। अहोम जो किंगडम है इसने एक अपना नया स्टेट बनाया, और अपने जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो वहाँ पे लैंड लॉर्ड हुआ करते थे, जमींदार वगैरह, असमी भाषा में बोलते हैं भूयांस, उनका सारा पॉलिटिकल सिस्टम लेके तब नया स्टेट बनाया था। और अहोम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये मोनार्कल गवर्नमेंट हुई करती थी यहाँ पे। मोनार्कल गवर्नमेंट ऐसी होती है जैसे यहाँ पे जो राजा है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कोई इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा। तो मोनार्कल गवर्नमेंट थी अहोम की, और डेमोक्रेटिक एरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज़ भी इसमें थी, यानी कि लोकतंत्र में जो आज होती हैं कुछ नियम कानून वो भी इसमें थे, लेकिन मोनार्कल सिस्टम था अहोम एडमिनिस्ट्रेशन। जो अहोम सोसाइटी है वो क्लेन में बटी हुई थी, छोटे छोटे क्लेन थे और छोटे छोटे टेरिटरी को यहाँ पे रूल करते थे, अलग अलग छोटे छोटे राज्य। अहोम किंगडम में देखो ये ट्रैवल पॉलिसी भी फॉलो करता था, यानी कि इनकी मदरलैंड में कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, क्योंकि फॉरेन इन्वेडर है उनको रोकने के लिए ट्रैवल पॉलिसी बनाई हुई थी अहोम किंगडम ने। 17th सेंचुरी में अहोम किंगडम है वो थोड़ा डिक्लाइन होता चला गया। क्यों? क्योंकि इनमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, आपस में मतभेद होने लगे, छोटे छोटे जो यहाँ पे लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, और बर्मीज इन्वेजन हुआ यहाँ पे।
बर्मा की तरफ से। म्यांमार का पहले नाम था बर्मा, तो बर्मा से यहाँ पे आक्रमण हुए, तो इसकी वजह से भी अहोम किंगडम है जो वो डिक्लाइन होता चला गया। और बाद में देखो यहाँ पे 19th सेंचुरी में 1826 में 1826 में एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रीटी करी, ट्रीटी ऑफ यान दाबो। ये यान दाबो की संधि के तहत अहोम किंगडम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट टॉपिक है बालापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस ये रिसेंटली न्यूज में है। बालापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक यहाँ पे रिसर्च हुई थी, स्टडी हुई थी, इसकी वजह से न्यूज में था। 1977 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया। इसे डियर पार्क के नाम से भी जानते हैं, बस आपको लोकेशन याद रखनी है कहाँ पे है ये। वेस्ट बंगाल की बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है ये। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीज़न है, तहसील बोलपुर, वहाँ पे शांति निकेतन प्लेस है, वहाँ पे ये लोकेटेड है, उसके पास बालापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बल्लभपुर। नेक्स्ट टॉपिक है G20 का फर्स्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होने वाली है ये फरवरी में, तो ये अभी न्यूज़ में है। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। G20 तो आप जानते हो क्या है, 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप है। ये इनफॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, जिसके पास अध्यक्षता होती है। जैसे अभी इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंटशिप है, अध्यक्षता है, इंडिया इसका प्रेसिडेंट है, तो वही कंट्री इसकी मीटिंग वगैरह होस्ट करती है। तो ये फर्स्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है। ये 9 से 11 फरवरी को होगी 2023 में बेंगलुरु में। इसमें देखो डिसीजन लिए जाएंगे, ब्लू इकोनॉमी को कैसे प्रमोट किया जाए, कोस्टल सस्टेनेबिलिटी कैसे रखी जाए। ब्लू इकोनॉमी मतलब समुद्र की बात हो रही है, ओशन से लोगों की जो लाइवलीहुड जनरेट होती है, लोग इनकम कमाते हैं, मछली उत्पादन करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं, घास वगैरह होती हैं बहुत सारे टाइप की जिनसे मेडिसिन वगैरह बनती हैं, वो उगाते हैं। तो इस ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना है। और जो लैंड डिग्रेड हो गई है उसको रिस्टोर करना है, रीस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स एंड इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी को इन्हेंस करना और सर्कुलर इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज पे ध्यान दिया जाए, रीयूज पे। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको होस्ट करेगी इस मीटिंग को, ये याद रखना है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है अमराबाद टाइगर रिजर्व। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, इसमें भी एक रिसर्च हुई। यहाँ पे जो तेलंगाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने 2 सफारी टूर लॉन्च किए इसमें, इसलिए भी ये न्यूज़ में है। कहाँ पे इसकी लोकेशन याद रखनी है, तेलंगाना में देखो नागर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है ये। और यहाँ पे अभी जो सफारी टूर को प्रमोट कर रही है तेलंगाना गवर्नमेंट, इसलिए कर रही है ताकि यहाँ पे इको टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। इको टूरिज्म का मतलब है कि टूरिज्म तो हो, यहाँ पे टूरिस्ट आए, घूमने के लिए लोग आए, लेकिन इकोसिस्टम को ध्यान में रखें, वहाँ पे कोई नुकसान ना पहुँचाएं, इसलिए इको टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा यहाँ पे। जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है ये नल्ला मल्ला फॉरेस्ट ट्रैक है, यहाँ पे उसी का ही पार्ट है ये अमराबाद टाइगर रिजर्व। यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिच है और फ्लोरा फोना के लिए जाना जाता है, पेड़ पौधे और जंगली जानवर के लिए जाना जाता है। ये जो ये फॉरेस्ट है अमराबाद टाइगर रिजर्व का, यहाँ पे देखो तेलंगाना में लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व मतलब टाइगर पाए जाते हैं। तेलंगाना की बात कर रहे हैं, इंडिया में नहीं, पूरे सिर्फ तेलंगाना स्टेट में सबसे ज़्यादा अगर किसी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं टाइगर तो ये है अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो लोकेशन आपको मेनली याद रखनी है, ऐसा पूछ सकते हैं कि कहाँ पे है ये लोकेटेड। तो यही टॉपिक थे आज के।